यानी कि नदी को पहले खोदा गया, उसका रेत बेच दिया। सारे ट्रैक्टर्स जो हैं ये इस वक्त जो खड्डे इन्होंने जेसीबी और पॉकलेन से किए थे, उन खड्डों को अब भरने का काम किया जा रहा है। एक्शन होता दिखाई दे रहा है। इतने पानी बहता था उन्हें ऊपर इस लेवल पे, तो हुण बिल्कुल थल्ले आ चुका। ये कितने साल सारा काम हो गया? कितना पूरा रेता कितों लिया रहे? अच्छा, ये पूरा कितना का? ये पूरा इतना भर देना है। दोस्तों, स्वां में जो अंधाधुंध खनन हो रहा था, जो कि मशीनों से खनन हो रहा था, अब प्रशासन ने कुछ कार्रवाई की है और इसमें मुझे लगता है कि सरकार ने इस मैसेज को अच्छे से लिया। उन्होंने समझा है कि आने वाली पीढ़ियां और उनके बच्चों के लिए, हमारे आपके सबके बच्चों के लिए ये नदी कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने जो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा लेवलिंग का काम चल रहा है, यानी कि नदी को पहले खोदा गया, उसका रेत बेच दिया। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ट्रैक्टर सामने लगे हुए हैं। ये सारे ट्रैक्टर्स जो हैं ये इस वक्त जो खड्डे इन्होंने जेसीबी और पॉकलेन से किए थे, उन खड्डों को अब भरने का काम किया जा रहा है। एटलीस्ट मुझे लगता है कि प्रशासन का डंडा इन पे चला है और इसमें पुलिस डिपार्टमेंट और ख़ास करके हिमाचल गवर्नमेंट ने जो एक चीज़ बताई है, जो कि उन्होंने एक अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाई है कि नहीं अभी तक हमारे में स्पाइन बाकी है, तो उसका ये नतीजा है। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो खनन की पॉलिसी है उसका एक मूल सिद्धांत ये है कि हमें नदी को बचाना है। पहला पॉइंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि नदी को बचाना है, लोगों को जागरूक करना है कि ये इस नदी का उतना ही खनन, उस तरीके से ही खनन किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये नदी बची रह सके। तो ये बसाल गांव है जी, लोअर बसाल, इसके बारे में हमने पहले रिपोर्टिंग की थी कि किस तरह से यहाँ पर रात में मशीनों द्वारा खनन किया जाता था, इन रात या दिन में भी किया जा रहा था। तो उस पर हमारी जो खास करके मैं इसमें जो सबसे बड़ा योग थी वो पंडित शिव हरिपाल उनके द्वारा की थी। उन्होंने आवाज़ उठाई और उनका जो संदेश है वो सरकार तक पहुंच गया है। तो अभी एक्शन होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बसाल में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नदी का जो बहाव था, जो उसका मुख था, उसको ही मोड़ दिया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपने मशीनों से नदी की धारा को ही चेंज कर दिया। उससे कितना नुकसान हुआ होगा पर्यावरण का, इसकी कैलकुलेशन अभी तक किसी ने नहीं की है। इसका जो इम्पैक्ट है उसकी असेसमेंट अभी होना बाकी है। बहुत सारे लोग हैं जिनका खर्च जो है, जिनका घर जो है वो मवेशियों को पाल के होता है, जो दूध बेचते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग है। भाई नमस्ते, क्या शुभ नाम था जी? राम आसरा जी। राम आसरा। तो सर ये दसो कि ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਢਾਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਲੈਵਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੈ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਲੈਵਲ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਢਾਹਾ ਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੰਦ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਫਰਸ਼ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹਿੰਦਾ था ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? जितने कनेक्शन लग गए होया ही करता जी। यही है कि ट्यूबवेल बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। हम क्या करना चाहिए? नुकसान यही है, ट्यूबवेल बंद हो गए, कई सुक गए, बोरी सुक गए। अच्छा, घाह ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ था ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? फर्क ही पै गई, जब चाकी हो गए सब कुछ। आओ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ? बचपन से साड़ी जमनी भूमि इत्थे ही है। अच्छा, तो स्वां आज तो 30 साल पहले कितना था? अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ क्या क्या ਹੁੰਦਾ था? क्या कहूँगा, पट्ठे होंगे थे, बहुत होंगे थे पट्ठे थे। अच्छा, हाँ, ठेकेदार घाह बेचते होंगे थे। तो ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਘਾਹ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਚ ਰਹੇ? ਐ ਰਹੀ
ਪੁੱਛ ਲਈ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤਾ ਕੱਢਿਆ ਖਨਨ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ था ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਤਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਹੋਣਾ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਡੰਗਰ ਹੈ ਮੇਰੇ 4-5 डंगर आगे 2 कहीं हैं। ओके दोस्तों आपने बसाल गांव के ही बसाल पिंड है हाँ जी बसाल तो बसाल गांव के राम आसरा उन्होंने बताया कि आपको मैं ज़रा दिखा देता हूँ कि पहले जो स्वां था वो यहाँ बहता था यानी कि ये जो इतना एरिया है ये एरिया गायब हो चुका है। इतना खनन माफिया ने धीरे धीरे सारा स्वां यहाँ से खाली कर दिया और अभी भी उम्मीद एक बाकी है कि जो बचा है जितना भी बचा है उसको सरकार किसी तरीके से बचा ले। हाँ जी बाबू जी 1 मिनट गल कर लिए नमस्ते जी तो आप इनू पूरते पे है अच्छा एक मतलब कि वालों अच्छा दिहाड़ी ठीक है ये आप कि पूरना रेता कितों लिया रहे अच्छा इनू पूरना किन्ना क ये पूरा पूरा इतना भर देना है आज ही लगे थे कल दे कितने दिनों के लगे नो कल दे लगे हुए ठीक है सर थैंक यू। एक जानकारी मिल रही है कि लोअर बसाल में जहां पर हमने आपको दिखाया कि खड्डा उसे भरने का काम चल रहा है लगभग 20 फीट गहरा ये खड्डा है और तकरीबन आप देख सकते हैं कि आधा दर्जन ट्रैक्टर यहाँ पर लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 ट्रैक्टर पिछले 2 दिनों से जो उन्होंने यहाँ पर गलत कार्य किए थे उन्हें ढकने के लिए वो काम कर रहे हैं और मुझे ये जानकारी मिली है कि अब बांध के उस तरफ भी खनन शुरू हो गया है जहाँ पर इनको लीज मिली थी। यहाँ पर एक क्रशर मौजूद है जानकारी मिल रही है कि वहाँ भी खड्डा खोद के वहाँ से भी माल निकाला जा रहा है यानी कि जब यहाँ पर बंद हुआ तो हाँ। बांध के उस तरफ शुरू हो चुका है। ये अधिकारियों को देखना पड़ेगा माइनिंग डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा कि असल में इसकी सच्चाई क्या है क्योंकि हमारे पास कुछ वीडियो फुटेज आई है हमारे पास एविडेंस है कि बांध की उस तरफ यानी कि स्वां नदी के परली तरफ जो कृषि लायक भूमि है जो जहाँ पर उनको एक क्रशर के लिए जगह मिली हुई है जहाँ डंप है उनका वहाँ भी खुदाई शुरू हो गई है। ये बड़ी चिंता का विषय है तो उनको भरने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पीछे जो आप एक तालाब सा देख रहे हैं पानी रुका हुआ है गांव वालों का कहना है कि ये कम से कम 20 फीट गहरा है ये गड्ढा। अब सोचिए कि ये अपने आप में एक खतरे का हो सकता है कि बच्चे क्योंकि एक खबर कल की खबर है ये कि संतोषगढ़ में एक बालक इसी तरह से डूबते डूबते बचा उसे उसका इलाज डीएमसी में चल रहा है और उसकी हालत हालांकि जो लेटेस्ट अपडेट था उसमें कह रहे थे कि वो अब खतरे से बाहर है लेकिन अभी भी डॉक्टरों की निगरानी में है। तो आप देखिए कि अभी खनन करने वाले लोग इस खड्डे को भर रहे हैं। ये अपने आप में एक बदलाव की बात है और इसमें मैं आपको कहूँ कि पुलिस प्रशासन का इसमें और माइनिंग डिपार्टमेंट हालांकि माइनिंग डिपार्टमेंट जो गलतियाँ की हैं उनसे उनका छुटकारा नहीं हो सकता जो पाप इस विभाग ने किए हैं। ये देखता रहा ये आंखें बिल्कुल खुली आंखों से देखता रहा और ये स्वां नदी लुटती रही। आपको बता दें कि सरकार ने पावर दे रखी है माइनिंग डिपार्टमेंट को रेवेन्यू विभाग को जिला प्रशासन को पुलिस विभाग को इवन दो जल शक्ति विभाग को पीडब्ल्यूडी को और इन तमाम और इवन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इन सभी के पास ताकतें हैं। वो उनका कोई भी अधिकारी किसी भी वक्त इंटरवीन करके इस मामले का संज्ञान लेके शिकायत कर सकता है लेकिन देखिए कि ये सारे डिपार्टमेंट फेल हो गए। इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है जरा सोचिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग अधिकारी हों या फिर पुलिस के आला अधिकारी और इस जिले की जो पुलिस की कमान है वो तो एक हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर के हाथ में है। दर्शकों मैं आपको पुलिस के बारे में छोटा सा एक चीज़ बताना चाहता हूं कि मेरे पड़ोस में एक पुलिसकर्मी रहते हैं। 60 दिन पहले तक वो मुझे हर दूसरे दिन मिल जाया करते थे हम उनसे बात करते थे उनका चेहरा मुझे देखने को मिल जाता था लेकिन पिछले 60 दिनों से मैं उन्हें सिर्फ 3 बार देख चुका हूँ साइड फेस। वो सुबह 6 बजे आते हैं और 8 बजे चले जाते हैं
आप देखिए कि कितनी सख्त ड्यूटी हमारी पुलिस फोर्स इस वक्त कर रही है। और हिमाचल की पुलिस देश भर में इसका नाम है, इसकी इंटीग्रिटी, इसकी ऑनेस्टी के बारे में सब लोग जानते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि इतनी एफिशिएंट फोर्स जो है वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाती। माइनिंग विभाग की हम बात मान लेते हैं कि माइनिंग विभाग जो है वो उसके कम अधिकारी हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते होंगे, लेकिन इसके पीछे कारण है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का, राजनेताओं का जो दखल है पुलिस के कार्यों में और इन सभी तमाम विभागों के कार्यों में। वो मुझे लगता है इस वक्त एक रोड़ा बना हुआ है हिमाचल के विकास में। और अगर ये एक्शन लिया गया है, अगर अब बसाल के स्वां में जेसीबी और पोकलेन जैसी मशीनें नहीं घुस रही हैं पिछले 10-12 दिनों से, तो मुझे लगता है कि ये, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब क्राइसिस होता है तो अपॉर्चुनिटी का वक्त भी है। हमें इस आपदा में अवसर तलाशने की ज़रूरत है। जो हमसे गलतियां हुई हैं अब दोबारा ना दोहराई जाएं। और उसमें सबसे बड़ी बात है पुलिस को फ्री हैंड देने का। हमारी पुलिस इस वक्त अच्छे अच्छे अधिकारियों की लीडरशिप में काम कर रही है, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं। उनके कार्य में नेताओं का दखल बढ़ता जा रहा है। उसका नतीजा ये भी था कि जब स्वां लुट रही थी तो सारे अधिकारी सिर्फ देख रहे थे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मुझे लगता है कि अब हो सकता है कि अब आशा बंधी है, क्योंकि अगर हम नहीं रुके अब तो आने वाले समय में ऊना की जो ज़मीनें हैं, क्योंकि नदी को कहा जाता है दिस इज़ द लाइफ लाइन ऑफ ऊना। और मैं कुछ रिपोर्ट्स में ये पढ़ रहा था कि स्वां इज़ कॉल्ड एज द सौरा ऑफ ऊना। नदी कभी सौरा नहीं देती, नदी का अपना एक नेचुरल बहाव होता है। ये कई बार तटों को तोड़ के आगे भी निकल जाती है, तो इसको सौरा से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये प्रकृति की नदी है तो हम हैं। हमारी सारी सभ्यताएं जो हैं वो नदियों के किनारे ही फली फूली। नदियों का, हर शहर का, हर सभ्यता का किसी नदी के साथ संपर्क और उससे संबंध रहता है। तो ऐसे में ये एक गिफ्ट है नेचर की जो ऊना को मिली है, और हमें इस गिफ्ट को, इस तोहफे को बिल्कुल संभाल के और संजो के रखना है। और आशा करता हूँ कि हमारे अधिकारी अब आगे से वो गलतियाँ ना करेंगे जो पहले उन्होंने की थी, और हमारी पुलिस को, हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट को फ्री हैंड मिले। और ये जो जानकारी मुझे एक और मिल रही है कि आगे जाके कोई लीज जो है वो कैंसिल की गई है, अभी मुझे पुष्टि नहीं हुई है। मैं अधिकारियों से बात कर रहा हूँ कि क्या ये सच है। अगर ऐसा हुआ है, अगर एक्शन हुआ है, तो एक पॉजिटिव संकेत है, एक अच्छी बात है कि अब हम पर्यावरण के बारे में थोड़ा सजग हो रहे हैं। आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।